हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया तोमर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने कवर किया था ऑब्जर्वेशन मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रयोगात्मक विधि। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड कवर करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में आप बने रहिएगा एंड तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे और एक भी टॉपिक आपका मिस ना हो। तो चलिए हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। द मेन मेथड ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी इज़ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। नाउ द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूजफुल एंड बेस्ट मेथड ऑफ द साइकोलॉजी। जो आधुनिक मनोविज्ञान की मुख्य विधि है वो है प्रयोगात्मक विधि। इस विधि को उपयोगी, महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम अध्ययन विधि माना जाता है। द एक्सपेरिमेंटल मेथड वर्क्स थ्रू एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन द लेबोरेटरी। प्रयोगात्मक विधि प्रयोगशाला में आयोजित प्रयोग के माध्यम से कार्य करती है। इट मीन्स कि जो इस विधि का आधार है वो है प्रयोग। इस विधि में कोई भी समस्या हमारे पास होती है, उसी के समाधान के लिए एक एक्सपेरिमेंटर समाधान ढूंढने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करता है। नेक्स्ट है फिर मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, द फर्स्ट मीनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू क्वेश्चन नेचर। इट मीन्स दैट द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट हैज़ ए क्लियर क्वेश्चन और प्रॉब्लम for which he organizes the experiment in front of nature to get a proper answer। वुडवर्थ के अनुसार प्रयोग का जो पहला अर्थ है वो है प्रकृति से प्रश्न करना। मतलब कि इसका अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके सामने एक स्पष्ट प्रश्न या समस्या होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, जिसका उचित उत्तर पाने के लिए वो प्रकृति के सामने प्रयोग का आयोजन करता है। दिस क्वेश्चन और प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, पॉसिबल आंसर ड्राइव्ड फ्रॉम ए स्ट्रैटेजी। यह प्रश्न या समस्या किसी युक्ति से निकली उपकल्पना या संभावित उत्तर पर आधारित होती है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है उपकल्पना या फिर कल्पना। इसका मतलब क्या है हाइपोथेसिस का? हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई अपना प्री माइंड थिंकिंग बना लेते हैं। जैसे कि सपोज़ हम एक मूवी देखने गए और उसका जो टाइटल था वो कोई डरावना सा था, तो हमने सोचा कि ये जो मूवी होगी बिल्कुल डरावनी होगी, इसमें कोई रोमांटिक नहीं होगी, ये इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। तो लेकिन जब हमने मूवी देखी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो हमने वो हाइपोथेसिस अपने माइंड में क्रिएट कर ली उस टाइटल को देखकर, जो प्री माइंड थिंकिंग हमने बना ली, उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस अगर वेरीफाई हो जाती हैं, अगर सही साबित होती है, तो वो एक थ्योरी बन जाती है। इसी के आधार पर हम अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, कोई ना कोई अपने माइंड में एक हाइपोथेसिस बना के। नेक्स्ट है फिर This hypothesis has to be proved or disproved through experiment. While performing the experiment, the objects are arranged in a certain order so that the result obtained answers the question which was asked by nature। इस उपकल्पना को प्रयोग के माध्यम से सिद्ध अथवा असिद्ध करना होता है। बिल्कुल जो हमने हाइपोथेसिस अपने माइंड में बनाई है उससे वो हमारी सही भी हो सकती है और वो असिद्ध भी हो सकती है। प्रयोग करते समय वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे प्राप्त परिणाम उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जिसे प्रकृति से पूछा गया था। नेक्स्ट है फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जहोड़ा के अनुसार एक्सपेरिमेंट्स आर द मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। प्रयोग क्या है? उपकल्पना की परीक्षण की एक विधि। ग्रीनवुड ने दी है अपनी डेफिनेशन। एक्सपेरिमेंटेशन इज द मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस एक्सप्रेसिंग ए कैजुअल रिलेशनशिप in which controls evaluate the causal relationship of situation।
प्रयोग क्या है? कार्य कारण संबंध को व्यक्त करने वाली उपकल्पना के परीक्षण की एक विधि जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों के कार्य कारण संबंधों का मूल्यांकन करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है कार्य कारण। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई एम ज़रूर होता है। उसी को बोलते हैं हम कार्य कारण या फिर कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो उसी के आधार पर हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं जब हमारे पास एक समस्या होती है। नेक्स्ट है फिर स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब हमारे कुछ स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम अपना एक्सपेरिमेंट मेथड कंप्लीट करते हैं। ये साथ के साथ जो मेथड दिखाए गए हैं आपको इनमें, इनको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, की समस्या का निर्धारण, या फिर डिटर्मिनेशन की जगह हम सिलेक्शन भी लिख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी स्टडीड। प्रयोगात्मक विधि का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कह दो कि स्टेप है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कौन सी समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं, वो हमें क्लियर होनी चाहिए। The user determines the problem before starting the experiment. For this he chooses a। अब देखो उदाहरण के लिए समाज में नशे का व्यसन बुरा समझा जाता है। प्राय देखने में आता है कि अधिकांशतः ट्रक ड्राइवर नशाखोरी करते हैं। माना जाता है कि नशा ना करने वाले ड्राइवर नशा करने वाले ड्राइवरों से संतुलित, विश्वसनीय और अच्छी गाड़ी चलाते हैं, अथवा नशा करने से चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि नशा करने से ध्यान एकाग्र होता है और इससे गाड़ी चलाने में मदद मिलती है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नशा करने से ध्यान एकाग्र हो रहा है, गाड़ी चलाने में मदद हो रही है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। तो कुछ लोग ना तो नशाखोरी के पक्ष में हैं, ना ही विपक्ष में हैं। उनके अनुसार संतुलित और असंतुलित एवं अविश्वसनीय गाड़ी चलाने का कारण नशे की आदत ना होकर ड्राइवर का व्यक्तित्व है। कुछ लोग ये मानते हैं कि नशे का कोई प्रभाव नहीं होता, व्यक्ति के व्यक्तित्व की वजह से जो है कुछ घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से नशे को बुरा माना जाता है। अब नेक्स्ट है उच्च स्तर के जो लोग होते हैं, उच्च जीवन स्तर यापन करने वाले बहुत से लोग नशा करते हैं। ये सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित और चरित्रवान समझे जाते हैं। आर्थिक रूप से भी वो संपन्न होते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा, जो थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका नशा जो है वो कोई भी गलत नहीं मानता। उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं अगर ये नशा करते हैं तो। इस तर्क वितर्क से एक समस्या का जन्म होता है कि शारीरिक और मानसिक क्षमता पर नशाखोरी का क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो एक्सपेरिमेंटर है उसके सामने एक समस्या आती है कि इस नशे का क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता पर। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इस चीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए, तभी हम अपना एक्सपेरिमेंट सही ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है इसका फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण। आफ्टर डिटरमाइनिंग द प्रॉब्लम द एक्सपेरिमेंटर कंस्ट्रक्ट्स द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज ए पॉसिबल सॉल्यूशन टू ए चूजन प्रॉब्लम, the creation of which allows the experiment to be carried out under certain and controlled condition. In the example presented above, the problem of effect of drug abuse on physical and mental capacity can be expressed in the form of hypothesis. अब देखो, समस्या का निर्धारण करने के बाद जो एक्सपेरिमेंटर नेक्स्ट स्टेप करता है वो हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। हाइपोथेसिस बनाता है अपने माइंड में, जिसकी रचना से प्रयोग के कार्य को निश्चित और नियंत्रित करता है। उपयुक्त प्रस्तुत किए गए उदाहरण में शारीरिक और मानसिक क्षमता पर नशाखोरी के प्रभाव की समस्या को वो क्या करता है, परिकल्पना के रूप में इस प्रकार व्यक्त करता है कि नशा या अफीम का सेवन करने से शारीरिक और मानसिक क्षमता का ह्रास होता है।
इस परिकल्पना को प्रयोगों के आधार पर सिद्ध या असिद्ध किया जाएगा। मतलब कि जो एक्सपेरिमेंटर है उसने अपने माइंड में ये हाइपोथेसिस बनाई कि नशा करने से शारीरिक और मानसिक क्षमता में कमी आती है, और इसी हाइपोथेसिस को वो माइंड में क्रिएट करके अपना एक्सपेरिमेंट करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेपरेटिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, सबसे पहले तो आपको वेरिएबल ही जानना है कि वेरिएबल है क्या। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वतंत्र वेरिएबल, जिस वेरिएबल पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आश्रित चर वो होता है जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था यही नशे वाला, तो नशा जो है, नशा करना एक स्वतंत्र चर है, क्योंकि प्रयोग में नशा करने और ना करने के प्रभाव का टेस्ट किया जाता है। और शारीरिक और मानसिक क्षमता क्या है? आश्रित चर हैं, क्योंकि नशा करने से या ना करने से शारीरिक और मानसिक क्षमता प्रभावित होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं आश्रित चर। तो जब किसी चीज़ पर प्रभाव पड़ता है वो होती है आश्रित चर, और किसी चीज़ का, जो वो चीज़ है जिसका प्रभाव पड़ रहा है, वो है स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखते हैं, एन एक्सपेरिमेंट कैन हैव 2 or more variables. These variables are described in two ways: independent and dependent variable. The independent variable is commonly called stimulus and dependent variable is called the responses. बिल्कुल, जो ये दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसमें डिपेंडेंट को कहा जाता है स्टिमुलस और इंडिपेंडेंट को हम कहते हैं स्टिमुलस और डिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स होता है। दीज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर वेरिएबल। द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर चेंजेस एंड इज dependent on the experimental conditions. In the above example, drug addiction is the independent variable as the effect of intoxication and non-doing is tested in Prayag. Physical and mental ability is the dependent variable as it will change according to presence or absence of drug abuse. देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र चर को प्रयोगकर्ता या एक्सपेरिमेंटर नियंत्रित करके प्रस्तुत कर सकता है। नियंत्रित कैसे कर सकता है? जैसे कि यही नशे वाला एग्जाम्पल था, तो वो नशे को कम या ज़्यादा करके स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। इन्हें बिना किसी अन्य चर पर प्रभाव डाले घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आश्रित चर स्वतंत्र, ये ज्वरों नहीं है, चरों है, इसको करेक्ट कर लेना। चरों के बदल जाने पर बदल जाते हैं और प्रयोगात्मक परिस्थितियों पर आश्रित होते हैं। उपयुक्त उदाहरण में नशाखोरी जो है वो स्वतंत्र चर है, क्योंकि प्रयोग में नशा करने और ना करने के प्रभाव का क्या किया जाता है? एक टेस्ट। और शारीरिक और मानसिक क्षमता आश्रित चर हैं, क्योंकि नशा करने या ना करने से सिर्फ किस पर प्रभाव पड़ता है? शारीरिक और मानसिक क्षमता पर। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो ये है कि कंट्रोल ऑफ सर्कमटेंसेस या कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, परिस्थितियों पर नियंत्रण। कंट्रोल ओवर सिचुएशन इज एसेंशियल एलिमेंट इन द साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन। मनोवैज्ञानिक प्रयोग में परिस्थितियों या दशाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, या जो हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में वो भी हो सकते हैं। For this, the user should have knowledge to all possible variable. इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटर है उसको सभी वेरिएबल की क्या होनी चाहिए? प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। He has to control those unwanted variable और stimuli which get generated in the environment. उसे उन अवांछनीय चरों या उद्दीपनों पर नियंत्रण रखना पड़ता है जो वातावरण में उत्पन्न हो जाते हैं और उसके एक्सपेरिमेंट को प्रभावित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर इन द प्रेजेंट एग्जाम्पल इट इज़ पॉसिबल दैट द पर्सन एलिजिबल फॉर द एक्सपेरिमेंट मे ट्राई टू प्रूव दैट हिज फिजिकल मेंटल एबिलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंटॉक्सिकेशन। प्रस्तुत उदाहरण में संभव है कि प्रयोग का पात्र व्यक्ति यह सिद्ध करने की चेष्टा करता है कि नशा करने से उसकी शारीरिक या मानसिक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब कि प्रयोग का पात्र वो व्यक्ति है जो नशा कर रहा है। नशा करने वाला तो बिल्कुल यही सिद्ध करना चाहेगा कि नशा करने से उस पर कोई असर पड़ ही नहीं रहा है। तो ये एक अवांछित संभावना है जिसे निर्मूलन करने के लिए प्रयोग में परिस्थिति पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मतलब कि जो एक्सपेरिमेंटर है उसको ये
उसको कंट्रोल करना होगा उस व्यक्ति पर जो ये सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा है कि मेरी शारीरिक और मानसिक क्षमता पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है फिर एनालिसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट या प्रयोग फल का विश्लेषण। अब देखो इसमें क्या होगा एनालिसिस में। अब जो इसका पांचवा स्टेप है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें विश्लेषण किया जाता है। द एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एक्सपेरिमेंट इज द फिफ्थ एंड इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। स्टैटिकल मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस। कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड भी यूज़ किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए। इफ़ देयर आर मोर कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट दे कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप. Often the independent variable is called the experimental group and the dependent variable the control group. In this experiment, the drug substance, say opium, is the independent variable, the result of which will be compared with result without opium. इसमें क्या किया जाता है, देखो एनालिसिस में क्या करते हैं हम, जो भी आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका विश्लेषण करते हैं। तो इस प्रयोग में दो जो चर हैं जो चर हैं उनको दो पार्ट्स में विभाजित किया गया। वो था पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा नियंत्रित या कंट्रोल ग्रुप। अक्सर स्वतंत्र चर क्या है, प्रायोगिक समूह कहलाता है और आश्रित चर क्या कहलाता है, नियंत्रित समूह। इस प्रयोग में नशे की वस्तु जो है वो क्या है, स्वतंत्र चर है जिसके प्रयोग से प्राप्त परिणामों की तुलना अफीम रहित परिणामों के साथ की जाएगी। मतलब कि जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसको हम बहुत सारे व्यक्तियों पर भी एनालाइज करके देख लेते हैं कि इसका प्रभाव सभी पर हो रहा है या सिर्फ एक ही व्यक्ति पर हो रहा है। अगर सभी पर होता है तो हमारा एक्सपेरिमेंट सही साबित होता है। नेक्स्ट स्टेप है फिर इसका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या परिकल्पना की जांच। अब देखो ये जो लास्ट स्टेप है इसमें क्या करते हैं, जो हमने हाइपोथेसिस अपने माइंड में बनाई थी कि शारीरिक और मानसिक क्षमता का प्रभाव होता है किस पर, नशा करने वाले व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता प्रभावित होती है। तो जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं, इफ़ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इन फेवर ऑफ द कंस्ट्रक्टेड हाइपोथेसिस then the hypothesis is accepted as proven, but in the case of opposite result the hypothesis is cancelled or rejected. जो हमने प्रयोग किया है, अगर प्रयोग के परिणाम हमारी परिकल्पना के पक्ष में है, जो हाइपोथेसिस हमने अपने माइंड में क्रिएट की थी तो हमारी जो परिकल्पना है उसको सही मान लिया जाता है, वो सिद्ध हो जाती है। लेकिन अगर परिणाम जो आए हैं, जो रिज़ल्ट आया है निकल के, वो हमारी हाइपोथेसिस के अपोजिशन में है, उसको रद्द कर दिया जाता है या अस्वीकृत घोषित कर दिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एक नई परिकल्पना का निर्माण करते हैं और फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को करते हैं। If the result of the present experiment go in favor of hypothesis, that is intoxication, opium consumption leads to loss of physical and mental capacity, then our hypothesis will be considered proven. If it is known from the result that the consumption of opium has a positive good effect on the physical mental ability of the drivers, then our hypothesis will be considered cancel. इसमें क्या होता है, प्रस्तुत प्रयोग के परिणाम यदि परिकल्पना हमने क्या बनाई थी कि अफीम का सेवन करने से शारीरिक और मानसिक क्षमता का क्या होता है, ह्रास होता है या हानि होती है, लॉस होता है, तो उसके पक्ष में है। जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी और जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो भी इसी के पक्ष में है, तो हमारी परिकल्पना सिद्ध मानी जाएगी। स्पष्टतः इस दशा में अफीम का सेवन ड्राइवरों की शारीरिक और मानसिक क्षमता में ह्रास लाएगा। यदि परिणामों से यह ज्ञात हो जाता है कि अफीम के सेवन से ड्राइवरों की शारीरिक और मानसिक क्षमता पर धनात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो हमारी परिकल्पना क्या हो जाती, रद्द समझी जाएगी। अगर हमारा जो हमने हाइपोथेसिस लगाई माइंड में अगर वो गलत साबित हो जाती है तो हमारी परिकल्पना को भी रद्द समझा जाता है। नेक्स्ट है फिर जनरलाइजेशन और लास्ट स्टेप।
General rules are drawn on the basis of analysis, interpretation of the result obtained by observing the effect of independent variable on the dependent under the same condition and through continuous experiment. It is this generalization that is final step of the experimental method. एक समान परिस्थितियों में तथा निरंतर प्रयोगों के माध्यम से स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव देखकर जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर एक सामान्य नियम निकाले जाते हैं। यही सामान्यीकरण है जो प्रयोगात्मक विधि का अंतिम चरण है। देखो जनरलाइजेशन क्या है, सिंपल वर्ड में अगर हम इसको देखें तो प्रयोग से जो हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं हम उसको सामान्य जनसंख्या पर कहाँ तक लागू कर सकते हैं, यही होता है जनरलाइज करना। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ गुण भी हैं, इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ ए साइंटिफिक मेथड एंड कंक्लूजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट ऑब्जेक्टिव, रिलायबल एंड वैलिड। जो प्रयोगात्मक विधि है वो एक वैज्ञानिक विधि है, इससे प्राप्त जो निष्कर्ष हैं वो वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध होते हैं। इन दिस मेथड द साइकोलॉजिस्ट हैज़ कंट्रोल ओवर द सर्कमस्टांसेस, सो इन दिस मेथड कोज इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड। इस विधि में क्या होता है, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण रहता है, इसलिए इस विधि से कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अब देखो नियंत्रण कैसे रहता है कि वो नशा करने वाले व्यक्ति को उसकी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है कम या ज़्यादा करके। नेक्स्ट है फिर द रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड कैन बी वेरीफाई बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। इस विधि से प्राप्त परिणामों का सत्यापन प्रयोग को दोहराकर किया जा सकता है। मतलब कि इसमें एक्सपेरिमेंटर जो है वो बार बार किसी प्रयोग को करके अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकता है और अपने रिज़ल्ट की और अपने एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी को चेक कर सकता है। द रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन। प्रयोग पशु पर प्रयोग करके प्राप्त परिणामों को मनुष्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य और पशुओं के व्यवहार में कुछ समानता पाई जाती है, जिस आधार पर हम कोई एक्सपेरिमेंट पहले पशुओं पर करते हैं ताकि अगर ह्यूमन पर करेंगे तो उससे जो है किसी व्यक्ति को वो प्रभावित भी कर सकते हैं, तो इसलिए पहले पशु पर किया जाता है, बाद में हम उसको फिर इंसान या मनुष्य पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन भी हैं इस मेथड की, देख लेते हैं वो क्या क्या है। It may be easy to control the physical conditions, but it is often very difficult to impossible to have complete control over the situations related to behavior, due to which the results obtained by this method may also be erroneous. No matter how carefully the experiment is done, there is bound to be some artificiality in it, due to which the accuracy of the result becomes doubtful. भौतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना सरल हो सकता है, परंतु व्यवहार से संबंधित परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना अत्यंत कठिन है। अब देखो ये कैसे है, भौतिक परिस्थिति मतलब कि अगर हम साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे तो हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के व्यवहार की अगर स्टडी करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको पूर्णतया कंट्रोल करना संभव नहीं है, जिस कारण इस विधि से जो हमारे रिज़ल्ट निकल के आते हैं वो त्रुटिपूर्ण भी हो सकते हैं। प्रयोग चाहे कितनी भी सावधानी से क्यों ना किया जाए, उसमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियलिटी आ ही जाती है, जिसके कारण रिज़ल्ट में कुछ डाउट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फिर There are some circumstances which are either impossible or undesirable to create. For example, it would be undesirable to create situations to generate anger, fear, etc. in child. कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनका निर्माण करना या तो असंभव होता है या अवांछनीय होता है। जैसे बालकों में क्रोध, भय, डर आदि उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना क्या है, असंभव है। मतलब कि इन परिस्थितियों का निर्माण करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। नेक्स्ट है फिर इन दिस मेथड द पर्सन हैज़ टू वर्क अंडर कंट्रोल कंडीशन, सो ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन। दिस इज़ द रीज़न वाई इन दिस मेथड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र टू गेट द कॉर्पोरेशन ऑफ द यूज़र्स। इस विधि में व्यक्ति को नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य करना होता है,
इसलिए उसमें प्रयोग के प्रति किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं रहती। बिल्कुल रुचि इसलिए नहीं रहती, अगर कोई व्यक्ति अननेचुरल बिहेव करेगा, मतलब कि जैसा वो है उसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो उसकी रुचि ज़्यादा रहती है उस काम में। लेकिन अगर कोई डिसिप्लिन वे में, मतलब कह दो कि डिसिप्लिन वे में अपना वो बिहेव दिखा रहा है, तो वो उसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेगा। यही कारण है कि इस विधि में प्रयोगकर्ता को प्रयोज्यों का सहयोग करना कठिन हो जाता है। प्रयोज्य का मतलब है जो सब्जेक्ट जिस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो व्यक्ति होता है हमारा प्रयोज्य। मतलब इस पॉइंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम उसको कंट्रोल कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसे हम एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे कि क्लास में बच्चों के बिहेव को हमने ऑब्ज़र्व करना है, उस पर एक्सपेरिमेंट करना है, तो अगर टीचर की प्रेजेंस है तो वो अपने आप को अननेचुरल दिखाएगा, लेकिन वो नेचुरल किसके साथ होगा? अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो वो वहाँ पर ज़्यादा अपनी रुचि दिखाएगा कंपेयर टू इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। तो वो इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेता है। इसी वजह से क्या होता है, इस विधि में प्रयोगकर्ता को प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करना कठिन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन बीइंग इंटरेस्टेड नहीं लेते हैं उनके एक्सपेरिमेंट में, और उनको एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी कठिन हो सकता है। नेक्स्ट है फिर, it is not surprising that the behavior of a person under controlled condition become unnatural and pompous, due to which it becomes difficult to get knowledge of the real condition of the person. नियंत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार अस्वाभाविक और आडंबरपूर्ण हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिल्कुल, अगर अननेचुरल कंडीशन है, कंट्रोल कंडीशन है, जैसे कि टीचर की प्रेजेंस है बच्चे के सामने और वो क्लास के अंदर है, तो वो अपने आप को क्या करेगा, अस्वाभाविक या फिर आडंबरपूर्ण कह दो, कि अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि जैसा वो है भी नहीं, जिसके कारण व्यक्ति की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। बिल्कुल, हम उसकी जो रियलिटी है उसका पता ही नहीं लगा सकते कि उसकी रियलिटी है क्या। नेक्स्ट है, नॉट ओनली एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट द पर्सन बट ऑल्सो his internal conditions. The user can control the external factor, but it is not possible for him to control the internal conditions. व्यक्ति को न केवल बाह्य कारक वरन उसकी आंतरिक दशाएं भी प्रभावित करती हैं। प्रयोगकर्ता बाह्य कारकों पर तो नियंत्रण कर सकता है, परंतु आंतरिक दशाओं पर नियंत्रण करना उसके लिए संभव नहीं है। अब देखो, आंतरिक दिशाएं कौन सी होती हैं? आंतरिक दिशाओं में खुद एक्सपेरिमेंटर की थिंकिंग भी हो सकती है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर किसी न किसी चीज़ के लिए बायसनेस शो करता है, और वो उसके व्यवहार में ना चाहते हुए भी अनकॉन्शियसली झलक ही जाती है। इसी वजह से ये सारे फैक्टर जो हैं उसके एक्सपेरिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ये मेथड ज़रूर करना है आपको, बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड। तो गाइस, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, एंड तब तक के लिए गुड लक एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।